बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़ मोइन और मेरे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हरमीत सिंह मौजूद है। बहुत अहम दिन है आज। मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकात हुई है। उनके हमरा जनरल ऑस्टिन भी मौजूद थे और इस मुलाकात का मकसद अफ़गानिस्तान में जो अमन अमल है उसको तेज़ी से मुकम्मल करना है, उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाना है। और जो पीस प्रोसेस का आगाज़ किया गया था और जो बाइडन के आने के बाद अब देखा यह जा रहा है कि उसमें तेज़ी लाई जा रही है। और अमरीकी सफारत खाने की जानिब से एक बयान भी सामने आया था जिसमें यह कहा गया कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अब ये जो अफ़गान अमन अमल का जो प्रोसेस है उसमें तेज़ी लाई जाए ताकि ये मामलात जो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं वो चलते रहें और जल्दी मुकम्मल हो। ठीक है, इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि मुसलसल पिछले जो दौरे हुकूमत रहा है ट्रंप का, उसमें कोशिश ये होती रही है कि फर्स्ट में जो एक डेट दी गई है, डेडलाइन दी गई है जब अमेरिकन फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से निकल जाना है, उससे पहले पहले कोई ऐसा लाया अमल तरतीब दे दिया जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर जो झगड़ा है वो कम हो जाए, कम से कम हो जाए, कम से कम। और फिर अब जो बात आई है वो ये है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हों, इंक्लूसिव गवर्नमेंट का एक लफ्ज़ टर्म इस्तेमाल की गई है कि ऐसी हो कि जहाँ पे हो सारे लोग जो हैं मिलके हुकूमत साजी करें और उसके साथ साथ ये हो कि सीज़ फायर मुकम्मल तौर पे हो जाए। बड़ा मुश्किल टास्क है। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के पूछते हैं ये इतना मुश्किल टास्क है इस मौके पे ख़ास तौर पे जब अभी वॉरिंग ट्राइब्स हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अफ़गान हुकूमत मानने को तैयार नहीं है इस बात को, तो किस तरह से ये मुमकिन होगा? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जनाब, ये बड़ी मुश्किलात का दौर है उस हवाले से देखा जाए तो, लेकिन एक बड़ी डिटर्मेंट से अंदाज में वापस आए हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद और वो मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी उन्होंने मुलाकात की है। इस हवाले से बताइए क्या लेटेस्ट क्या है? मतलब जो नायब सदर हैं उन्होंने तो कह दिया है कि इस तरह की कोई प्रपोज़ल अफ़गानिस्तान के, मेरा मतलब है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कोई करेंगे, जबकि उसके बगैर तो मेरे ख्याल में मुमकिन ही नहीं है कि उनको पीस प्रोसेस में शामिल किया जा सके जिसमें गवर्नमेंट में शमूलियत भी हो। लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो कई महीने के बाद हमारे ख़त्ते के सफ़र पे आए हैं और ये एक इंडिकेशन था कि इन्हीं को इस ओहदे पे रखा गया है। जब जो बाइडन सदर बने, इनको तो ट्रंप ने इस ओहदे पे मुकर्रर किया था, तो ये एक इशारा था कि जो पहले से बातचीत हो रही है, जो एक कोशिश है वो जारी रहेगी। अभी ये आए हैं, पहले काबुल गए, फिर दोहा गए और अब पाकिस्तान भी आए हैं और उससे पहले जर्मनी गए थे। जर्मनी में नेटो के जो इनके इत्तेहादी हैं उनसे बातचीत की। काबुल में पहले इन्होंने मुलाकात की अब्दुल्ला से, जी। उसके बाद अशरफ गनी से। पिछली बार जब आए थे तो अशरफ गनी ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया था क्योंकि ज़ल्मे खलीलज़ाद अबूरी या निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं जो अशरफ गनी नहीं मानते। फिर ये तालिबान से जाकर मिले दोहा में और अब पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान का बड़ा एक अहम रोल है। तो मेरे ख्याल में ये एक नई और भरपूर कोशिश है। और जो हम सुन रहे थे कि बाइडन इंतज़ामिया अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर अपनी जो पुरानी पॉलिसी है, जो तालिबान से अमेरिका का मुआहदा हुआ था, उस पर नज़रसानी कर रही है, तो ये उसके ख़तो ख़ाल ज़ाहिर हो रहे हैं। अच्छा। यानी ये जो तजावीज़ दी गई हैं, 4 तजावीज़ हैं और ये लगता ये है कि अभी फॉर्मली भी अमेरिका ऐलान करेगा कि ये इनकी नई पॉलिसी है। अच्छा रहीमुल्लाह साहब, अगर देखा जाए तो वाशिंगटन जो है वो पीस इनिशिएटिव्स की जानिब बढ़ रहा है जिसमें कि हाई लेवल डिप्लोमेटिक एफर्ट का आगाज़ किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि रशिया, चीन, पाकिस्तान, ईरान जो हैं, इन ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इनके साथ बैठ कर मीटिंग की जाए ताकि दुनिया में अमन को यकीनी बनाया जा सके। और ऐसे में ये जो अफ़गान अमल है इसमें भी तेज़ी आ चुकी है, तो कैसा देख रहे हैं, कब तक जो है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखें, ये एक बड़ी अहम तजवीज़ है और इसमें एक हैरानी की बात भी है और अच्छी बात भी है कि ईरान का नाम भी लिया गया है। पहले अमेरिका ने कभी अफगानिस्तान के हवाले से ईरान से मशवरा नहीं किया
उसको किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं आने दिया। तो उनको पता है कि ईरान के बगैर भी ये मसला हल नहीं होगा। और ये सारे बड़े अहम ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, ईरान है, और फिर इंडिया को भी शामिल किया गया है। इंडिया का रोल मनफी है या मस्बत है? हम समझते हैं कि मनफी है, लेकिन यह है कि उनको भी शामिल किया जा रहा है। और ये कॉन्फ्रेंस यूएन के यानी सरपरस्ती में होगी, और लग ये रहा है कि ये बोन में होगी, जर्मनी में। तो ये मेरे ख्याल में अमेरिका ने बिल आखिर ये मान लिया है कि अकेले अमेरिका ये मसला हल नहीं कर सकता। जो इलाकाई ताकतें हैं और जो इसके अलावा बड़ी ताकतें हैं, रूस और चीन है, उनका ताउन भी दरकार है। तो मेरे ख्याल में ये एक इब्तिदा होगी। उसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस भी होगी जो कि इस्तांबुल तुर्की में होगी, और उसमें यह है कि जो अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ धड़े हैं, तालिबान भी हैं, अफ़गान हुकूमत है, और भी लोग हैं, तो उनके दरमियान एक बड़ी मीटिंग होगी, और उसमें भी मेरे ख्याल में बड़ी ताकतें आएंगी। तो ये एक दो बड़ी अहम तजावीज़ हैं। और लगता यह है कि जो बाइडन की इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल ये चाह रही है कि ये मसले को हल करे और अपनी जान छुड़ाए अफ़गानिस्तान से, यानी ये उनकी कोशिश है। और रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, जिस तरह मैं देखता हूँ आपके कालम भी पढ़ते हैं और कड़ी नज़र रखते हैं आप इस तमाम तर प्रोसेस पे, अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो अहम है, वो बड़ी कोशिश है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, हमारी हुकूमत भी, लेकिन साथ साथ आप ये बताइएगा कि अफगान जो है वो कितने इस अमन के इस प्रोसेस में वो कितना संजीदा है, और साथ साथ ये बताइएगा कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, क्या अफगानिस्तान की हुकूमत या तालिबान उसको कबूल करेंगे? वो जमहूरियत का जो अमल है, क्या वो हिस्सा उसका बनेंगे? देखें, इसी के लिए तो ये बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हो रहे थे। आपको पता है कि 12 सितंबर को मुज़ाकरात दोहा में शुरू हुए, 5.5 महीने का डिले हुआ, इसलिए कि वो कैदियों के रिहाई के ऊपर इख्तिलाफात थे। लेकिन ये कि बिल आखिर वो मुज़ाकरात शुरू हो गए। 3 महीने में कहीं जाकर रूल्स ऑफ प्रोसीजर या कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा बातचीत के दौरान, उस पर समझौता हुआ जी। उसके बाद एजेंडा के ऊपर बातचीत शुरू हुई, अभी तक वो फैसला नहीं हो सका। अब देखें एजेंडा में कौन सी कोई इतना बड़ा मसला है। एजेंडा ये होगा कि किन मौज़ूआत के ऊपर बात होगी, कौन से मौजू के ऊपर पहले बात होगी, कब तक बात होगी, ये एजेंडा, इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ। तो अमेरिका को एहसास हो गया है कि ये बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात में पेशरफ्त हासिल करना बड़ा ही मुश्किल है। क्यों ना इनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, अफ़गान हुकूमत और तालिबान के ऊपर, मुख्तलिफ जो इनके इत्तेहादी हैं, दोस्त ममालिक हैं, इलाकाई ताकतें हैं, और फिर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस तुर्की में। तो मेरे ख्याल में ये लगता ये है कि दबाव बढ़ेगा। अफ़गान हुकूमत तो मान जाएगी। अफ़गान हुकूमत शुरू में हमेशा इनकार करती है, वो कमज़ोर है, उसको अमरीकी गैर मुल्की इमदाद चाहिए, तो वो तो मान जाएगी। अशरफ गनी कह रहे हैं कि मैं यानी किसी मखलूत या निगरान हुकूमत को नहीं मानता, और मैं मुंतखब सदर हूँ, मैं किसी अगले मुंतखब सदर को इक़्तिदार हवाले करूँगा। लेकिन जब अमरीकी दबाव आएगा, वो इमदाद रोक देंगे, तो फिर अशरफ गनी को मानना पड़ेगा। और तालिबान के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है। लेकिन ये रूस और चीन और ईरान और पाकिस्तान, इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तालिबान के साथ, इनके ज़रिए दबाव डाला जाएगा तालिबान के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि देखें हालात तो अभी भी बड़े मुश्किल हैं, और कोई नतीजा हासिल करना आसान नहीं है। पायदार अमन की जो ख्वाहिश है अफ़गानिस्तान के अवाम की और सारी दुनिया की, वो हासिल करना एक बहुत ही चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में कोशिशें मज़ीद तेज़ हो गई हैं, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। ये जो एंटनी ब्लिंकन ने कहा, उनको जो तालिबान को मुखातिब करते हुए और गवर्नमेंट को मुखातिब करते हुए ख़ास तौर पे जंग के हवाले से, और गवर्नमेंट को उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि तालिबान के हमले बढ़ जाएंगे, आप लोग अगर हम निकलते हैं यहाँ से 1 मई को, तो तालिबान ज़्यादा इलाके पे कब्जा कर लेंगे। ये थ्रेट भी काम आएगी ज़रूर। बिल्कुल, देखें ये एंटनी ब्लिंकन ने अपने ख़त के आखिर में ये बात की है जी, और इसके बारे में किसी ने कहा कि दिस इज़ ए चिलिंग वार्निंग जी, यानी उन्होंने एक खबरदार किया अशरफ गनी को कि वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं, यानी अमेरिका का ये अंदाज़ा है
उनकी फौज का, उनके खुफिया इदारों का ये अंदाज़ा है कि अगर अमेरिकी फौज निकल गई, 2500 अमेरिकी फौजी रह गए हैं, तकरीबन 10,000 बाकी नेटो ममालिक के फौजी हैं, और कोई 18-20 हज़ार जो हैं वो प्राइवेट कंट्रैक्टर्स, इनको आप जो भी नाम दें, किराए के फौजी, मर्सिनरीज, जो भी आप कहें, तो ये फौज उनको निकालनी पड़ेगी 1 मई तक, जो मुआहदा हुआ था दोहा में। लेकिन मेरे ख्याल में वो निकलेगी नहीं, इसलिए वो नई कोशिशें कर रहे हैं। रहीमुल्लाह यूसुफ मैं साहब, समझता हूँ कि ये भी ये बता दें, बनी को कहा गया है कि आप भी सीरियस हो जाएं, आप भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ लचक दिखाएं, वरना फिर ये होगा कि अगर हम निकल गए और अगर हमारी फौजी इमदाद जारी भी रही, पैसा भी दिया आपकी फौज की तनख्वाहों के लिए, असले के लिए, फिर भी तालिबान फतूहात हासिल करेंगे और आपकी हुकूमत को ख़तरा पेश आएगा। तो मेरे ख्याल में ये इस वार्निंग का असर होगा। अच्छा, तो क्या ये बात भी रहीमुल्लाह यूसुफ साहब, तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से ये जो प्रपोजल दिया गया है, क्या ये भी इस बात की कड़ी है कि 90 डेज वो वायलेंस में कमी कर देंगे या रिडक्शन इन वायलेंस होगा? तो क्या ये भी जो आप बात कर रहे हैं इसी की एक कड़ी है? हाँ, ये देखिए ना, 2 बातें, एक अशरफ गनी को वार्निंग दी गई और एक तालिबान को वार्निंग दी गई। तालिबान से कहा गया है कि आप ये अपने हमले कम करें, रोक दें, कम से कम 90 दिन के लिए आप जंगबंदी करें ताकि हालात साजगार बन जाए, बातचीत आगे बढ़े। तो तालिबान को भी कहा गया है, यानी तालिबान ऐसा नहीं है कि एक ही फरीक जो है लचक दिखाएगा, दोनों फरीक लचक दिखाएंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी। अब देखें, जब 3-4 महीने में एजेंडे के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ, तो जो बड़े बड़े मसाइल हैं, यानी निज़ाम कैसा होगा, आइन में क्या तरामीम होंगी, और फिर शरई निज़ाम के बारे में जो मुख्तलिफ आ रहा है, ये मसले कैसे हल होंगे, और फिर अबूरी हुकूमत का मसला जो है। साहब, ये भी बताइएगा, वैसे जानना चाहूँगा कि बाइडन और ट्रंप अप्रोच में क्या फ़र्क है, और बाइडन के आने के बाद आप क्या समझते हैं कि इस प्रोसेस पर कितना असर पड़ रहा है या पड़ेगा आगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो बाइडन ने बहुत सोच विचार के बाद, देखिए ये रिव्यू हो रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहे, वो 8 साल नायब सदर रहे हैं ओबामा के साथ, अफगानिस्तान का दौरा कर चुके हैं, पाकिस्तान आ चुके हैं, सब इनको पता है मसले के बारे में। वो एक मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबल किस्म के सदर हैं, और वो ये भी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ 9/11 की तरह हमले के लिए इस्तेमाल हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम एक छोटी सी काउंटर टेररिज्म फोर्स, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए कुछ फ़ौज अफगानिस्तान में रखेंगे। वो ये तालिबान से मुतालबा कर रहे हैं, और फिर ये भी कि वो चाहेंगे कि कम अज़ कम 1 या 2 फ़ौजी अड्डे भी रखें अपने कब्ज़े में, ख़ास तौर पे जो बागराम का फ़ौजी अड्डा है जो बहुत बड़ा है। तो ये मेरे ख़्याल में जो बाइडन भी चाहते हैं कि अपनी फ़ौज को निकालें, कि जो इतना खर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा 45 अरब। साहब, यकीनी अफगान अमल का जो प्रोसेस है उसमें तेज़ी आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रोसेस अख्तियार किए जाते हैं, और ये जो इतनी अहम मुलाकात हुई है इसके आगे इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद हम कोरोना की तीसरी लहर पर बात करने जा रहे हैं। सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और कोरोना वायरस, जैसा कि हम सब जानते हैं, उसके जो मरीज़ों की तादाद है उसमें इजाफा होता ही चला जा रहा है। पहले तो लगा था रऊफ साहब कि इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है और हम भी रिलैक्स हो गए थे, बाहर जा रहे थे, घुल मिल रहे थे, दावतों पर जा रहे थे। लेकिन जब से PSL मुलतवी हुआ है और जो केसेस सामने आए हैं, प्लेयर्स में कोरोना जो है वो नज़र आ गया है कि इनको कोरोना हो चुका है, उसके बाद हमने मैचेस पोस्टपोन कर दिए। लेकिन अब तादाद बढ़ती चली जा रही है, यहाँ तक कि अमवात भी हो रही हैं। तो किया क्या जाए, इस बारे में सोचती हूँ कि हमें पब्लिक के प्लेटफॉर्म से आवाम को आगाही ज़रूर देनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में बात करेंगे, और इस हवाले से भी कि लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो वैक्सीन है उसको लगवाने से थोड़े से गुरेज कर रहे हैं। उसकी क्या वजूहत हैं? हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले कहा गया था कि वैक्सीन लगवाएं, लेकिन बहुत से लोग नहीं लगवा रहे। तो अब ये वैक्सीन जब आ जाएगी, लोगों को इसके बारे में भी तैयार करना है कि वैक्सीन लगवाएं, जब तक कि ये
इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, उस वक्त तक इससे निजात पाना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। सर ये फरमाइए, ये क्या जो केसेस बढ़ रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों का भी आ रहा है कि वहाँ भी रिव्यू किया जाएगा पॉलिसी को कि केसेस वहाँ पे बढ़ रहे हैं, ये क्या कोई थर्ड लहर इसको कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? देखिए, लहर के तो मेरा ख्याल है कहना एक मिसपरसेप्शन क्रिएट होता है कि एज इफ कि ये बीमारी आई और चली गई और फिर आ गई। ऐसा नहीं है, ये कांस्टेंट फिनोमिनन है 2019 से ऑनवर्ड्स पूरी दुनिया के ममालिक में, और बढ़ती और कम होना, यस, एस्केलेट और डी एस्केलेट होती रहेगी, और ये रोलर कोस्टर ही है। और आई थिंक अप एंड डाउन होने का ज़्यादातर इन्कसार इस चीज़ पे है कि हम अपने रवैयों में तब्दीली कैसी लाते हैं और हम अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी कितनी देते हैं बजाय इसके कि ज़िंदगियों की कुर्बानी दें। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम जब भी इसके रवैये अपने इस तरह के करेंगे कि हम लापरवाही करेंगे तो बहुत बड़ी कीमत हमें पे करनी पड़ती है, वो ह्यूमन लाइफ की है। अच्छा। और ह्यूमन लाइफ का तो एक का भी ऐसा ही है जैसे पूरी इंसानियत चली गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें एक ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से तैयार रहना चाहिए फॉर ए लॉन्ग हॉल एफर्ट व्हिच मे लास्ट फॉर 3 to 4 years डिस्पाइट इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और सबसे ज़रूरी तो यही होगा कि मैं, आप और आपके सुनने देखने वालों को हम बार बार रिमाइंड कराएं, ये नहीं कि जब थोड़ा सा कम होता है तो मीडिया भी भूल जाता है, गवर्नमेंट भी भूल जाती है, हम भी भूल जाते हैं, और फिर ये इट कम्स बैक विद अ वेंजेंस और उसमें हज़ारों जानें चली जाती हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कोरोना की इंटेंसिटी ज़्यादा है या हमारे जहन में जो खौफ है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, कि जितना हम सोचेंगे हमें उतना ही खौफ आएगा, हम उतना ही डरेंगे, या फिर ये एग्जिस्ट करता है, हमें इसकी रियलिटी को तस्लीम करके सिर्फ एहतियात कर लेनी चाहिए? इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है? देखिए, इंटेंसिटी तो डेफिनेटली ये कोई हम अनफाउंडेड फियर नहीं है, वेल फाउंडेड फियर है। तो जाहिर है जब हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं मरते हुए, तो अनफॉर्चुनेटली अगर हमारा एजुकेशन लेवल और अवेयरनेस लेवल कम है तो हम समझते हैं कि हम इससे मुबर्रा हैं, या हम इसको एक अफसाना समझते हैं, जबकि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और इस पे पूरी दुनिया घुटने टेक हुई है, हम क्या हैं। और मेरा ख्याल है कि इसको, मैं तो अपनी इस्तरा में इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर कहता हूँ कि 35 लाख के करीब लोग जहाँ मर जाएं इतने थोड़े वक्फे में, इसको हम थर्ड वर्ल्ड वॉर ही कहेंगे। इतना कोई एटॉमिक बॉम्ब ने इतनी डिजास्टर नहीं था करना जितना इस अनसीन वायरस ने किया है। तो इसलिए मुझे आपको, डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम जब हालात खराब होते हैं तो मीडिया भी उसको याद रखता है, लोग भी बड़े जो है उस चीज़ों में एहतियात करते नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही हालात थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं हम भी चीज़ों को भूल जाते हैं। बात आपकी दुरुस्त से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये बताइएगा कि पाकिस्तान एक माजी में अगर देखें, अब भी हम लड़ रहे हैं पोलियो के केसेस के हवाले से, वहाँ पे भी अब हम पाया जाता है, लोग डरते हैं, पोलियो की जो खतरे हैं बच्चों को नहीं पिलाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कोरोना वायरस के जो वैक्सीन शुरू हो चुकी है, अब मार्च की बात की गई थी, इस हफ्ते से शुरू होने वाले, बुजुर्ग जितने हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको कोरोना की वैक्सीन पिलाने जाने की जो है वो एक मुहिम शुरू हो जाएगी। कितना मुश्किल होगा इन बड़ी उम्र के लोगों को कायल करना, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हर जगह पे हम ये देखते हैं कि बड़े ही अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखें, दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट चीज, और इसकी मेरा ख्याल है वजह यह है कि हमारे बेसिकली तालीम की भी कमी है और शऊर की भी कमी है, और हमारे में सुपरस्टिशन हमारे जो माहौल में बहुत ज़्यादा है, हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है कि हम क्विक फिक्स चाहते हैं और विदाउट एनी पेन, एनी टेकिंग एनी रिस्क। तो साइंस का असूल है रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो। मैंने रोज़ कोरोना की डेथ्स अनफॉर्चुनेटली आईसीयू में डिक्लेयर करता हूँ, वो एक बड़ी पेनफुल डेथ है। डेथ सारी पेनफुल है, लेकिन जब आपके अजीज बच्चे आपके करीब भी नहीं होते और आप आइसोलेशन में मर रहे होते हैं और सांस के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो दे ऑब्वियसली इज अ वेरी पेनफुल डेथ। अनफॉर्चुनेटली जो मर जाता है वो अपनी कहानी तो नहीं बता सकता आपको कि कितने पेनफुल तरीके से वो मरा है, तो उसके ज़हन में ये भी अवाम होती हैं कि बाद में डेड बॉडी को भी कोई नलाएगा या नहीं नलाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो एक बहुत लंबी टनल है जिससे हम गुजर रहे हैं, डार्क भी है,
अंधेरी भी है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि 30 लाख जाने ये ले चुकी है इस टनल में ही। इसके एंड पे एक लाइट जो छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सूरत में ही है। तो जाहिर है मैंने ये जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों के मिसपरसेप्शंस खत्म किए जाएं। और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे अपनी जिसामत में, अपने मुआशरे में, अपनी इन्वायरमेंट में हम ट्रायल्स कर बैठे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और उसमें ये देखा गया है कि 100% डिजीज प्रिवेंट होती है, सीरियस डिजीज, बाय वैक्सीन। कोई भी वैक्सीन हो, इसमें भी ना पड़े कौन सी वैक्सीन है, एनी वैक्सीन इज गुड इनफ राइट नाउ बिकॉज इट्स अ डेस्परेट सिचुएशन। तो उसमें हमने ये देखा कि एक टीका लगाने से आपकी 100% डेथ से प्रोटेक्शन है, सीरियस डिजीज से प्रोटेक्शन है, और तकरीबन 77% आपकी टोटल प्रोटेक्शन है कि आप में ये वायरस अफेक्ट ही नहीं कर पाती। तो आई थिंक इट इज ए बिग 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 गेन। तो इसका बेनिफिट ओवरवेज द रिस्क, और रिस्क ये है कि आपको एक दिन शायद 5% चांस है कि बुखार होगा, जिस्म टूटेगा, कोई RNA DNA नहीं बदला जा रहा, कोई इनफर्टिलिटी नहीं हो रही, कोई आपकी जान को खतरा नहीं है। खतरा है तो इस वायरस से है, इस कोरोना से है, वैक्सीन से नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मुझे आप पे फर्ज है कि हम लोगों के परसेप्शन एड्रेस भी करें और उनको बताएं भी, जो इस वक्त हम एग्जैक्टली वही करने की कोशिश में हैं। बड़ी और अगर इस एफर्ट से लोगों की जानें बचती हैं तो आई थिंक हमारी तो बख्शिश के यही मौजब बन जाएगा जिंदगी में इंशाल्लाह ताला। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आगाह करते रहते हैं और लोगों को समझाते रहते हैं। ये भी फरमाइए ना कि असल में यही कम इल्मी हमें हेल्थ वर्कर्स के अंदर भी नज़र आ रही है। बहुत से हेल्थ वर्कर्स के बारे में पता चलता है कि वो नहीं लगवा रहे, वो भी कतरा रहे हैं लगवाने से। तो उनको भी कायल करना उतना ही ज़रूरी है जितना आम पब्लिक को कायल करना ज़रूरी है। वो लगवाएंगे तो लोग ज़्यादा आगे आएंगे। इसके बारे में भी फरमाइए। मेरा ख्याल है कि उनको ज्यादा कॉयल करने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर है वो रोल मॉडल हैं और इस चीज में तो मैं तो खुद और मेरी फैमिली, जाहिर है हमने तो एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये लगवाना चाहिए और लगवाना चाहेंगे। और मेरे ख्याल में इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि 2 मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन आप लगा लें, बिकॉज जितना आप इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट होगा। और ये वैक्सीन मैं बताऊं कि ये अपना जो RNA मैसेंजर RNA है वो भी एक ऐसी वैक्सीन है, इसकी भी मिसपरसेप्शन है कि जब वो मैसेज आपके सेल्स को, इम्यून सेल्स को मिल जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है वैक्सीन। उसके बाद वैक्सीन आपके जिस्म में चंद दिनों के बाद रहती नहीं है। उसने क्या हार्म लॉन्ग टर्म करना है वो, और वो न्यूक्लियस में तो जाती नहीं है कि उसने DNA क्या बदलना है। तो ये 2 चीजें हैं, एक तो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, मुल्कों के इंटरेस्ट हैं कि वो दूसरे मुल्कों में हमारे इनफ दुश्मन है पाकिस्तान के कि ये वहम फैलाएं ताकि इनके मोर्टेलिटी हो, इनकी इकोनॉमी नीचे रहे। तो ये एक बाय डिजाइन किया जा रहा है। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि हमारे इधर अभी भी टूने और ये बहुत ज्यादा है, जादू वगैरह करना, तो इसलिए सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा है और वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा, और वो हेल्थ केयर में भी है। लेकिन तालीम से ये शऊर नहीं आता, तरबियत से आता है। तो जाहिर है अगर हेल्थ केयर में नर्सें भी शामिल हैं, पैरामेडिकल और चंद डॉक्टर्स और क्वैक्स भी अपने आप को हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हेल्थ केयर में भी उनकी सुननी चाहिए हमें, कि जो इस चीज को समझते हैं या अमल कर रहे हैं या जिन्होंने खुद वैक्सीन लगवाई है, जैसे मैंने कहा है। और देखें हमारे गवर्नर साहब, हमारे चांसलर हैं, उन्होंने बहुत जल्द उनको, उनकी वाइफ मैडम परवीन सरवर को, उन सबको लगाई। और हमें उन्हें सलूट करना चाहिए उन लोगों को कि वो एक पॉलिटिकल शख्सियात हैं, उनको समझते हैं ये चीजें। इस किस्म के लोगों को हमें जो रोल मॉडल बनाना चाहिए और उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए मीडिया को कि इन्होंने लगवाई है। हमारे बहुत सारे जो बाशऊर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सबसे पहले पूरे के पूरी फैमिली लेके आए। आज मैं इस वक्त अभी हम एक नई वैक्सीन प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, ZF 2001। अभी इस वक्त यहाँ पे डॉक्टर्स की लाइनें लगी हुई हैं, और ये दिखाना चाहिए हमें, पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए कि देखें कितने डॉक्टर लगा रहे हैं। अगर 2% डॉक्टर्स नहीं लगवा रहे या नर्सें नहीं लगवा रही, दैट डजंट मैटर कि हम उनके पीछे लगे। अच्छा डॉक्टर जावेद, मैं चाहूंगी आप इस बात पर भी रोशनी डाल दें, क्योंकि 15 मार्च से जो कवानीन थे कोरोना के लिए, जो उनमें नरमी होने जा रही थी, स्कूल्स और जो सिनेमाज हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हें खोला जा रहा था। क्या तजवीज़ करते हैं, क्या नहीं खोलना चाहिए, मुकम्मल बंद कर देना चाहिए या पार्शली ओपन रखना चाहिए?
देखें, हमें स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़, इनको हमें, ये कंट्रोल्ड सिचुएशन है, यहाँ पे आपके साथीदार हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे एक कंट्रोल्ड चीज़ है। इनको आप खोलें ज़रूर, लेकिन एहतियात के साथ। आप एक शिफ्ट की बजाय 3 शिफ्टें कर लें, 2 कर लें, और आप सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड मास्क 100% इंश्योर करें और हैंड वॉशिंग का अरेंज करें, तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं कि आप तालीम और ये जारी रहनी चाहिए। अलबत्ता जो पॉलिटिकल इज्तिमात हैं, रिलीजियस इज्तिमात हैं, सोशल इज्तिमात हैं, इन पे हमें बहुत कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आपको भी पता है, मुझे भी, कि कौन से जुलूस में हम कंट्रोल कर सके। जिस दिन जुलूस हुआ उसके अगले दिन ये डिजीज़ एस्केलेट हुई, उसको पाबंद करना चाहिए। और हमें कॉन्स्टेंटली NCOC कर भी रही है कि कॉन्स्टेंटली हमें रिस्पॉन्स अपनी रिव्यू करते रहना चाहिए, कॉन्स्टेंटली, क्योंकि हमने ज़ाहिर अपनी इकॉनमी भी जारी रखनी है, और इकॉनमी से भी इम्पोर्टेंट है कि हमने अपनी तालीम जारी रखनी है, वरना हम तो कई दहाइयाँ पीछे रह जाएंगे बाकी मुल्कों से। डॉक्टर जावेद, बहुत अच्छी बात की आपने कि हमें इनफराद पर, इस पर अमल करना है, एहतियात करनी है। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो कोशिश ये की जाए कि 3 शिफ्टों में जाएं और एहतियात करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। आपको अपना ख्याल खुद रखना है और दूसरों का भी। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद बात करेंगे कुछ शादियों के हवाले से। किसकी शादी हुई है, किसके साथ हुई है, जानना है तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक पब्लिक। कहते हैं कि अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से रऊफ साहब उसी के लोगों पर खर्च किया जाए तो इससे ज़्यादा अच्छा कौन सा खर्च हो सकता है। और इसी बात से एक और बात निकालते हैं और हरमीत से कुछ बात पूछते हैं। हरमीत, अच्छा, हरमीत मेरे ख्याल में भी कहीं इधर उधर है शायद। हाँ। वो एंजॉय कर रहा होगा उस रिपोर्ट को जो हम देखने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में, लोगों को दिखाने जा रहे हैं। हाँ, और वो रिपोर्ट जो है वो आपने जब ब्रेक पे जाने लगे थे, हाँ, तो आपने ये कहा था कि किसकी शादी किसके साथ हुई। हाँ, 70 शादियां हुई, 70 दूल्हे 70 दूल्हा। हाँ, और ये इज्तिमाई शादी है जो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज की, रहीम यार खान में। इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो तोहफ़े भी दिए गए और मैंने देखा वहाँ पर उनके अहले खाना भी मौजूद थे और लंगर का भी भरपूर एहतमाम किया गया था। खूब रौनक लगी हुई थी, मेहमान आ रहे थे, मेहमान जा रहे थे, यहाँ तक कि जो दूल्हा और दुल्हने वहाँ पर मौजूद थी। रऊफ साहब, आपने देखा था वो किस तरह से बड़े कॉन्फिडेंट मेरे ख्याल में। इससे पहले की बात हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट है 70 दूल्हा 70 दुल्हने जिनकी इज्तिमाई शादी हुई रहीम यार खान में, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पर जो मुस्कुराहटें थी, पहले वो देखते हैं। रहीम यार खान में समाजी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम 70 इज्तिमाई शादियों की तकरीब सजाई गई। तकरीब में दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों, आला अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात, मेहमानों की जानिब से तमाम दूल्हों को कीमती घड़ियां पहनाई और तोहफ़े भी दिए गए। 70 लोगों की शादी हुई है, हम लोग बहुत खुश हैं, अभी खाना खा रहे हैं। माथे पर झूमर और अरूसी लिबास जेबतन किए सज्जी संवरी दुल्हनों की खुशी दीदनी थी, जिन्होंने मुंतजमीन को ढेरों दुआएं भी दी। आज मेरे साथ 70 लड़कियों की यहाँ पे शादी है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे रिश्तेदारों के साथ इन सबके रिश्तेदार भी हैं और लड़के वालों के रिश्तेदारों को भी बुलाया गया और हमें ज़रूरत की हर चीज़ मिली है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। इज्तिमाई शादियों की शुरका के लिए लजीज खानों का एहतमाम किया गया। बारातियों समेत 9 बेहाता जोड़ों ने भी खानों पर खूब हाथ साफ किए। नई जिंदगी के आगाज पर 9 बेहाता जोड़े खुशी से झूम उठे। दुल्हन ने बारातियों के हमरा ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, जबकि दुल्हन की सखियों ने मौसीकी पर रिवायती झूमर खेली। मुंतजमीन का कहना था कि मुआशरे के हर शख्स को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। ताजर अल्लाह के दिए हुए माल में से उसकी राह में जरूर खर्च करे। इस आपके मीडिया के प्लेटफार्म से पूरे पाकिस्तान के ताजरों और खुसूसन रहीम यार खान के ताजरों को कहूँगा कि वो वेलफेयर का काम जरूर करें। वालिदैन ने नेक तमन्नाओं से रुखसत किया। सरों पर सेहरे सजाए दूल्हे अपनी दुल्हनों को लड़की के नए सफर को चल दिए। गुलाम हसन, पब्लिक न्यूज। शादी तो बहुत खूब थी रऊफ साहब, लेकिन मैं हैरान हो गई हूँ ये देखकर कि SOPs की खिलाफ वर्जी, यानी SOPs को फॉलो ही नहीं कर रहा कोई। खुशी इतनी है कि आप थोड़ी देर पहले मास्क लगाना ही भूल अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कोरोना की। कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना का खतरा जो है वो सर पे मंडला रहा है और अभी साथ ही हम शादी देख रहे हैं इज्तिमाई। वाकई तुम्हारी बात सही है कि जिसमें मैं चाहूंगी कि गुलाम हसन जो हमारे नुमाइंदे रहीम यार खान से है उनको ऑन बोर्ड देते हैं और उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने वहाँ पर मास्क पहना था या नहीं पहना था। रहीम यार खान से हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम हसन। गुलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हो?
जी गुड मॉर्निंग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सबकी भी जो है खैरियत चाहता हूँ अल्लाह की जात। ये बताएं, हाँ ज़रा ये बताएं ना कि ये जो शादी तो हुई, इसको बड़ी खुशी की बात है, इज्तिमाई शादी हुई, आपने शिरकत की, रिपोर्ट भी बड़ी अच्छी है, सब लोग खुश हैं, लेकिन ये इन्होंने मास्क क्यों नहीं पहने हुए? लोग क्या परवाह नहीं करते आपके इलाके में SOPs का? सर ये जो जिनकी शादियां हो रही हैं ये बेसिकली पसमानदा इलाके के लोग हैं, और जो मुंतजमीन थे या फिर जो शहरियों ने वहां पर शिरकत की है, आला अफसरान थे, सियासी शख्सियात थी, उनमें से जो है बेशतर लोगों ने SOP को फॉलो किया है। लेकिन चूंकि दूर दराज इलाकों से आए हुए जो लोग थे, जो दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों ने, उन्होंने जो है वो वायलेशन की है। उन्होंने बिल्कुल जो है किसी किस्म की SOP पर अमल दरामद नहीं किया। हालांकि मुंतजमीन और इंतजामिया की जानिब से बार बार अनाउंसमेंट भी किया गया कि आप सब लोग मास्क पहने, लेकिन जो है जो लोग आए हुए थे उन्होंने बिल्कुल जो है वो इस चीज की परवाह नहीं की कि मुंतजमीन क्या कह रहे हैं। वो अपनी शादी को जो है वो इंजॉय करते रहे। हालांकि कोरोना की यहाँ पर सूरत हाल खतरनाक हो चुकी है जिला में इस वक्त। अच्छा ठीक है गुलाम हसन, साथ ही मौजूद रहें। हरमीत, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। वो एक शेर है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। कितनी लंबी है आपकी गम की शाम? जरा आप भी बता दें, क्या इरादा है शादी का, कब आपकी शादी है? बात उसकी ठीक है कि जब शादी हो रही तो फिर सारी चीज़ें जो है बंदा भूल ही जाता है, और ये एक खुशी का एक अनोखा जो है नई ज़िंदगी का एक नया दौर है। तो गुलाम हुसैन साहब ने जिस तरह बात की कि SOPs, तो ज़ाहिर बात है कि जब हम बाहर देखते हैं हमारे मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि इस्लामाबाद से जब आप बाहर जाते हैं या लाहौर में आप जाएँ तो SOPs पर कौन अमल करते हैं? ये तो बदकिस्मती जिसकी वजह से कोरोना बढ़ रही है। गुलाम हुसैन ये बताइएगा, गुलाम हुसैन से पूछ लेते हैं कि क्या ये हर साल किसी तरह इज्तिमाई शादी होती है या इस बार हुई? हरमीत, हरमीत को आवाज आ भी रही है, तो वो इस बात मेरे ख्याल में बीच में से आवाज मुनीजे की भी जा रही है, मेरी भी जा रही है। हरमीत, मैं आपसे ये पूछ रही थी, वैसे इरादा रखता हूँ मुनीजे में। हाँ, इन्हीं से कह लें ये इज्तिमाई शादियों में अगली दफा एक इजाफा कर लें। हम बस वही कह रहे हैं कि बस उधर ही चले जाते हैं। गुलाम हुसैन, हरमीत आप अपना सवाल करो गुलाम हुसैन से। नहीं, मैं गुलाम हुसैन से ये पूछना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ऐसे बच्चे हैं जिनकी जाहिर बात है कि उनकी शादियाँ कराई जाती हैं वेलफेयर की जानिब से। क्या ये हर साल इसी तरह ये इवेंट होता है या इस साल हुआ? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो शादी की तकरीब सजाई है ये पार्लियामेंटेरियन है, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं चौधरी मोहम्मद शफीक चनाब ग्रुप वाले, जिनका ये वेलफेयर ट्रस्ट है। और ये पिछले 15 सालों से तकरीबन जो मुतवस्सित तबका है उनके बच्चों की नादारा जो मुस्तहिक बच्चियां हैं उनको ये अपने घरों में रुखसत करते हैं, उनकी कफालत भी करते हैं और जहेज का सामान वगैरह जो है वो अरसा दराज से दे रहे हैं। लेकिन ये हर माह में जो है वो 10 से 15 शादियां करते हैं जो अल्लाह की राह में उनको बिल्कुल ओपन नहीं करते। लेकिन ये जो 70 शादी की तकरीब होती है ये हर साल मुनक्किद होती है, और ये 8वीं सालाना तकरीब थी जो कि जिसमें ठीक है, बहुत ही नेक अमल है जिनकी जाता है। गुलाम हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें इस बारे ब्रीफ कर रहे थे। शादियां तो हो गई, अब करते हैं गाना बजाना, लेकिन एक ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और इस दफ़ा हरमीत हमारे लिए कुछ ख़ास तैयार करके लाया है। हमें तशवीश है कि वो क्या हो सकता है। रूप साहब, आप जानना चाहेंगे? है या हमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, सस्पेंस है। हमें सस्पेंस में मैं तशवीश, मैंने कहा पता नहीं हरमीत ने कहा तजस्सुस है। हरमीत ने वहाँ को चोट लगवा ली है अपने आप को, जिसमें हमें तशवीश होनी चाहिए। हरमीत, कहीं तुम खुद तो नहीं लग गए थे एक्टिविटी में? वैसे रफू साहब, मैं खुद भी इस एक्टिविटीज़ में जितनी भी होती है मैं शामिल होता रहता हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब मॉर्निंग आप उठते हैं और इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आप हिस्सा लेते हैं। और ख़ासकर ऐसे लोग जो कमाल का काम करते हैं, जो एक बहुत बड़ा नाम होने के बावजूद बड़े डाउन टू अर्थ और फिर वो काम करते हैं प्रैक्टिकली। अब आपने देखा हो कि टेलीविजन पे तो बातें बड़े लोग करते हैं, अमलन बहुत कम लोग उस फील्ड में भी जाके काम करते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों के साथ जब मेरी मुलाकात होती है तो काम का मज़ा भी आता है। और वहाँ पे जो नन्हे मुन्ने जो हमारे बच्चे हैं उनको जब हम देखते हैं, वो जिस तरह सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल काम होता है। उमूमन हम देखते हैं मुनीज़े कि जब छुट्टियाँ होती हैं तो हम भी जब स्कूल में होते थे तो बड़ा मुश्किल होता है कि सैटरडे संडे उठना, भाई छुट्टी है, भाई आराम से सो जाओ। तो वहाँ पे ये नज़ारे बड़े कमाल के हैं, बड़े खूबसूरत। एक तो नज़ारा बड़ा प्यारा है, दूसरा वो जो
जो बच्चे हैं कितने एक्टिव हैं, वो खैर आप रिपोर्ट में भी देख सकेंगे कि क्या वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हमने सस्पेंस इतना बढ़ा देना है तुम्हारी गुफ्तगू, और बताना भी नहीं है कि क्या है। सस्पेंस इतना बढ़ा देना है कि मुनीरे की जो तशवीश है ना वो आम सुनने वालों देखने वालों के भी मुनीज़े हमेशा तशवीश में ही रहती है मेरे बारे में। अच्छा, तो बहरहाल हमने इतना बढ़ा देना है कि देखने वाले इस वक्त इंतजार कर रहे होंगे कि हम पता नहीं क्या दिखाने जा रहे हैं और क्या एक्टिविटी आपकी है। रऊफ साहब, हरमीत क्या दिखाने जा रहे हैं? लोग घबरा रहे हैं। हरमीत क्या है तुम्हारे? हाँ, कहीं खाने की चीज तो नहीं है कोई जो उस दिन वो हलवा पूरी और नान चने? इस बार खाने के ठिकाने पे नहीं पहुंचा हूँ। अमूमन वैसे आप और मुनीज़े का गिला होता है कि हरमीत अकेले के लिए पहुंच जाते हो, लेकिन इस बार ना कुछ और खाने का दिल किया। अच्छा, जो सुबह सुबह की वो हवा होती है ठंडी ठार और साफ सुथरी, तो मैंने कहा चलो वो ही एंजॉय कर लेते हैं। तो वैसे रऊफ साहब अगर हम देखें तो ये एक्टिविटीज़ बड़ी कम पड़ती हैं। अगर बच्चों के हवाले से हम देखें या जो बच्चे हैं उनके हवाले से हम देखें तो इस किस्म की, क्योंकि आजकल मोबाइल आ चुका है, टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो हम देखते हैं लोग महदूद से हो गए हैं, और अमूमन हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग अकेले के लिए रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गैदरिंग है और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो आपको वैसे दूर से जब आप रास्ते से गुजरेंगे और वहां पे देखेंगे वो जो एक्टिविटीज हो रही हैं, आप वैसे भी रुक जाएंगे कि भाई 1-2 मिनट के लिए देखूंगी क्या हो रहा है। अच्छा हरमीत, तो मुझे भी मजा आया, मैंने कहा चलो उतर जाते हैं गाड़ी से और शूट कर लेते हैं इसको, और आप लोगों को भी दिखा देते हैं और पब्लिक को भी दिखा देते हैं। आप तो वहाँ गए थे, मैं चाहूंगी कि जरा ये बताओ वहाँ पर लोग SOPs का ख्याल कर रहे थे? क्योंकि हम जैसा कि बात कर रहे हैं कोरोना दोबारा से सर उठा चुका है, एहतियात हम जितनी करें वो कम है। तो जहाँ आप गए क्या वहाँ पर एहतियात की जा रही है? मेरे ख्याल में देख ही लेते हैं हरमीत से बात करने की बजाय। ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप छोटे बच्चे थे या बड़े थे, उन्होंने बाकायदा मास्क, उनमें जो एक्टिविटीज हो रही उसमें फासला भी था, तो ये चीज मुझे वहाँ पे अच्छी लगी कि वो बाकायदा से उन चीजों को फॉलो कर रहे थे। हमारे लिए कवर कर आए हैं हम वो पहले। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आज हम बात करेंगे हमारी सुबह की शुरुआत, वैसे मेरी अपनी मैं बात करूं मुनीज़े रऊफ साहब, तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है वर्जिश से, एक्सरसाइज से। कभी जिम जाता हूं, कभी जारी बात है करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज के हवाले से बात करूं, पूरी दुनिया में इस वक्त हर चौथे इंसान को खतरा है। वो खतरा किस बात का है? वो है वर्जिश ना करने का। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज के हवाले से, तो पूरी दुनिया में जो आरामदेह मुमालिक हैं वहां पे एक्सरसाइज की रेशो बड़ी कम है। आज हरे भरे इस मौसम में, क्योंकि इस्लामाबाद को वैसे भी मौसमों का शहर कहा जाता है, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो सुबह उठे और एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि फिटनेस के हवाले से जो ये चीज़ें हो रही है, फिटनेस कितनी ज़रूरत है इस वक्त, तो खासकर हमारी ख़वातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को, इन चीज़ों में बात करेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या कर रहे हैं सर आप इधर? मैं तो सोच रहा था कि फिल्म में, ड्रामे, ऊपर से आप स्पोर्ट्स के चीफ सेक्रेटरी है, ना कोई प्रोटोकॉल, ना सड़क के किनारे और हरे भरे मौसम में। आजकल चारों तरफ ड्रामे तो हो रहे हैं। मुझे आप बताएं, ये सब्जी में अचानक ये सरप्राइज दे दिया। मैं आपको पता है कि मैं खुद भी एक्सरसाइज का बड़ा दिलदाता हूँ, और आज जब मैंने देखा कि नन्हे मुन्ने बच्चे फाइटिंग कर रहे हैं और आप खड़े, तो मैंने कहा चलो बात ही कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी काम आपने किए, आपने फिल्मों में काम किए। लास्ट फिल्म की जानान आई थी मेरे ख्याल में, वरना शोएब मंसूर की। वरना, बिल्कुल, अच्छा, वरना आई थी। उसके बाद कई ड्रामों में भी आपने काम किया है। जी। और आपको 35 साल से ज्यादा अरसा जो आपने टेलीविजन की स्क्रीन पर गुजारा एज एंकर, और बना दिया। नहीं, मैं भी हैरान हूँ कि जलाल साहब ने आंखों पे यकीन लिया कि वो यहाँ बच्चों के साथ। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? यहाँ का? हाँ भाई, अंदर रह रहे थे। अच्छा, इधर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, अंदर से कहा भाई आप बाहर निकलो, आपकी कोई जगह नहीं जाए। अच्छा, काफी हो गया। तो आपने देखा कि वैसे भी कुदरत ने बहुत बड़ा अच्छा माहौल दिया है, यहाँ भी कर लेते हैं। मलिक साहब ने इतना खूबसूरत बनाया, मैंने कहा चले ये कोई चीज तो मेरे फेवर में छोड़ा, मैं यहीं शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक तो आप चीफ स्पोर्ट्स के चीफ सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, जनरल, बिल्कुल। तो क्या उसके हवाले से क्या क्या काम हो रहे हैं आजकल? वो मैंने तो सोचा था कि अपने कैरियर में टेक्वांडो के, इस्लामाबाद क्लब, हेल्थ का किया। मैं दैट इज द एंड ऑफ इट। लेकिन आई एम प्राउड कि मैं एक ऐसा आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो वाकई में, अगर पाकिस्तान में क्या, इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड अगर पाकिस्तान को किसी ने ब्रांड बनाया है, वो है इमरान खान।
ये नहीं कि मैं स्पेशली उसको, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हिम एज अ फोकल पर्सन इन जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड कल्चर पाकिस्तान ओवरसीज, तो ही इज़ अ लेजेंड। और जिस तरह का काम उसने स्पोर्ट्स में करके गया उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और इंशाल्लाह एज अ प्राइम मिनिस्टर व्हाट ही इज़ डूइंग, तो ऑब्वियसली आपने देखा है कि आजकल ये सेनेट सारा ये चल रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि स्पोर्ट्स एंड कल्चर में भी जो डेवलपमेंट होगा वो आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि KPL लॉन्च होने जा रहा है, उसके और से एक तो जनरल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, तो मुझे ये मेरे कुछ ऐसी चीज़ें इश्तेहारात देखे तो जिसमें जाहिर बात है आप भी थे, तो क्या उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। उसमें ये था कि हमें ये सिखाया गया है कि भाई सेट बन के कुर्सी में ना बैठो, एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे आज जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड कल्चर यहाँ पे। तो मैंने कहा एक तरीका ये कि बैठे रहो साइकोलॉजिकली कि मैं ये रिप्रेजेंट करूँ, एक है कि मैं काम करूँ। जब मैं खान साहब को देखा बोलते हुए, उन्होंने कहा फोकस ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैंने कहा जनरल सेक्रेटरी के तौर पे मैंने UC लेवल तक तकरीबन 11.5 हुआ नोटिफिकेशन इन 18 रीजन्स वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो फाइनली हमने वो कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा आई एम हियर टू डू समथिंग। अगर मैं ये कह दूँ नखरे करना शुरू कर दूँ, ये है कि जी मैं उस तरह से काम नहीं चलेगा। तो मैंने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, टोरिफ है, KPL है, कश्मीर प्रीमियर लीग है, और अभी टूरिज़्म है, अभी आने वाला है ब्रांड पाकिस्तान। मैं कहा मैं किसी भी शक्ल में मेहनत कर रहा हूँ, आज अगर मैं लॉन में कर रहा हूँ या ये किसी भी काम करने वाले के साथ जुड़ता हूँ तो मैं सीख रहा हूँ। तो बजाय इसके कि मैं बैठा रहूँ तनकीद करूँ, तो मैं थोड़ा सा जो खान साहब से सीखा है कीप डूइंग इट, तो इंशाल्लाह नज़रों में आ जाएगा। बस मुझे ये बताया कि आपने तवील अरसा जो है, तवील अरसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अभी आपको देखा टेलीविजन पे स्पोर्ट्स प्रोग्राम आप करते थे। एक तो वो सफ़र था, उसके बाद ड्रामों में फिल्मों में आप आए, उसके बाद उसके बारे में ज़रा बताइए कि फिल्मों का ये शौक कहाँ से चढ़ा, फिर ड्रामों में भी आप एक्टिंग भी आपने की, तो उस एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ा बताइएगा। US एम्बेसी में मैं काम करता था और शुएब मंसूर साहब आए थे और पहली दफ़ा मैंने वो गिटार 89 दिनेश जमशेद जो मरहूम अभी मौजूद नहीं, वॉज अ गुड फ्रेंड, और उन्हीं की वजह से मेरी मुलाकात हुई। वॉज अ लेजेंड। जुनेद हो गया, रोहेल हो गया, फिर हमने गडानी में जाके गिटार 89 किया, उसके बाद हमने एहतसाब किया। अच्छा। क्योंकि बैन हो गया, फिर BBC ने निकाला। अच्छा। और ठीक उसी तरह अभी रिसेंटली FBR का था पैसा बोलता है, बस बोल ही रहा है, वो भी चलने नहीं दिए। तो उस तरह से तकरीबन 30 से 35 साल लगे हेल्थ एंड फिटनेस में। अभी जो नीलाम घर है वो 32 साल है। अच्छा। अलाइव एंड स्टिल स्ट्रगलिंग एंड वर्किंग, लिविंग लेजेंड है वो आप हमारे लिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि एक और चीज़ सेल्फ डिफेंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आप लेके लाहौर में भी, इस्लामाबाद अगर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की भी बात करूँ, वो भी आपको ही क्रेडिट जाता है, आपने जो है वो किया। लेकिन एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब को भी आपने ट्रेनिंग दी है? नॉट ओनली बिलावल, जरदारी साहब भी, और आप शायद भूल गए कि खान साहब के भी दोनों बेटे। अच्छा, खान साहब के दोनों बेटे यहाँ पे जब वो जमीमा थी, और बल्कि मैं मैडम जमीमा को पहचान नहीं सका। साल एक मैं देखता रहा उनको, अपने लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी। अच्छा। तो आई एम लकी कि जिस शख्स को मैं आइडियलाइज करता हूँ उसको मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ। उनके दोनों बेटे बिलावल, जरदारी साहब। मेरा मकसद था टीचिंग। मेरा ये नहीं था कि किसका बाप कौन कनेक्टेड है क्या है, और मैं चलता गया। तो बाद में मुझे पता चला कि ये तो सारे माशाल्लाह लेजेंड्स। अच्छा। आज जब मैं देखता हूँ, नॉट एज अ पॉलिटिशियन और एनीथिंग, मुझे खुशी होती है जब बिलावल इज देयर, मुझे खुशी होती है जब मुझे बताया जाता है कि खान साहब के दोनों बेटे गुजर गए, आपने देखा। तो मैंने कहा नहीं, वो 6-6 फुट के। अच्छा। हाँ यार, छोटे। लेकिन एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जो एंकर होते हैं, जो बैठे होते हैं टेलीविजन पे, बातें तो बहुत सारी की जाती है, प्रैक्टिकली बहुत कम लोग काम करते हैं। आप प्रैक्टिकली मैदान में आए। जी। ये सफर कैसा, और अभी ये जो बच्चों को सेल्फ डिफेंस, खासकर ये जो हमारी बच्चे हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया? कोई वाकया, कोई चीज़, कुछ आपने जो आइडिया वहाँ से लिया कि यार ये नहीं, यार ये करना चाहिए? वो इसलिए कि पहले तो सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर मैं हमेशा की मेहनत करूँ। तो वाले साहब से मुझे पूछा, यार सब ने बड़ा कमाया है, ये क्या तो बेटा बात ये कि मैं कहीं से गुजरता हूँ तो पीछे से मुझे कोई गाली नहीं देता। अच्छा, ठीक है ना, मुझे बात आप समझ में आ रही। फिर हैड टाइम विद परवेज मुशर्रफ साहब, अनदर बिग लीडर, जो कि मुल्क के लिए हमेशा अच्छा सोचा उस आदमी ने, और अफसोस है जिसने भी उसके लिए अच्छा सोचा है, मुल्क के लिए जिसने अच्छा सोचा है वो टुडे लाइन। इसी तरह आई होप कि इनको हिम्मत दे खान साहब को और इस मुल्क को आगे ले जाए। तो इस तरह से मैंने जो आई कंटिन्यूड। और 2 रास्ते होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। आप करप्शन भी अगर
लाइफ बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ का इनकाद कितना ज़रूरी है? बच्चों की नशो नुमा में ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, तो बच्चों को तो माओ को चाहिए पार्क में लेकर जाएं, वैसे स्कूल्स में तो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या ख्याल है रऊफ साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है। आउटडोर में जाके अपने आप को ऑक्सीजन ताज़ा लेते हुए अपने आप को तैयार करना, और मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हरमीत ने बड़ा अच्छा काम किया। हरमीत हमेशा ही अच्छे काम करते हैं, लेकिन ये है कि ये ख़ास तौर पे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। ब्रेक पे जाना है मेरे ख्याल में हमें। बिल्कुल, अभी हम एक ब्रेक पे चल, जिसके बाद वापस आएंगे और दोबारा से पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे। अभी के लिए हम एक ब्रेक पर चलते हैं। डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक पब्लिक। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इरफान हमारे साथ बैठा हुआ है तो हम दोबारा से पीएसएल की बात करने जा रहे हैं और कोई मैच हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इरफान बैठे तो इरफान के साथ मेरा ख्याल है नहीं, इरफान आज आपको हमने इसलिए बुलाया, आप लोग। आज हमने आपको मुनीज़े ने इसलिए बुलाया आज आपको कि इज्तिमाई शादियों के बारे में हमने आपसे बात करनी है। हमने कहा जो हमारे यहाँ पे बैचलर्स हैं ना, उनसे पता कर लिया जाए कि उनके बल्कि उससे भी अलावा कल हमने एक फिल्म का ट्रेलर दिखाया था, 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिजूरी। अच्छा, तो उसका हमने आपसे पूछना है कि आपने देखी है कि नहीं देखी। ठीक है जी। अच्छा, मतलब आप मेरे से सारे काम लेना चाह रहे हैं। सारे वो काम जो ना आते हो। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि आप इतना खूबसूरत रंग पहन कर आ जाते कि हमारे कहता है हम आपसे खूबसूरत रंग बिरंगी बातें करें। अच्छा खैर इरफान, सूरत हाल तो आपके सामने ही है। पीएसएल मुलतवी हो गया और फ्रेंचाइज वाले जो मालकान है वो बहुत परेशान है। अब वो कह रहे हैं कि जी इसको मुतबादल कोई ना कोई महीना हमें दिया जाए। अप्रैल एक महीना हो सकता है जिसमें वो कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के दौरे से पहले हमारा ये न्यूजीलैंड का दौरा या जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का तो करेंगे, लेकिन जिम्बाब्वे को मेरा ख्याल है ये शायद कंप्रोमाइज करें। हाँ, जिम्बाब्वे का दौरा क्योंकि वो उसका पार्ट भी नहीं होगी जो टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा जो ओडीआई के अंदर पॉइंट्स भी मिलने हैं उसके। बिल्कुल, तो साउथ अफ्रीका के दौरा वो कह रहे हैं कर लें, लेकिन जिम्बाब्वे के दौरे से पहले हमारा जो है ये मुकम्मल करा दें। दूसरा महीना जो है वो कहते हैं जून का महीना हो कि जिस वक्त पाकिस्तान की टीम फ्री होगी, लेकिन मई में वो नहीं करवाना चाहते, वो चूंकि आईपीएल चल रहा होगा और प्लेयर जो है वो वहाँ पे बिजी होंगे। ये कोई वर्केबल सोल्यूशन लगता है इस पे? जैसे आपने रऊफ साहब बिल्कुल ठीक कहा, 3 विंडो डिस्कस की जा रही है। एक अप्रैल की जा रही है क्योंकि अप्रैल में साउथ अफ्रीका के बाद वो कहते हैं जैसे ही उधर से वापस आए तो उस टाइम कर लिया जाए। दूसरी जून को विंडो है, जून के अंदर 2-3 इश्यूज हैं। सबसे ज्यादा तो वेदर का प्रॉब्लम है। लाहौर में तो हो नहीं सकता फिर। नहीं, अब ये भी अब नई अपडेट मैं आपको बताने लगा हूँ कि मोस्ट लाइकली लाहौर में ही होगा। उफ, जून में मर जाएंगे वैसे हम प्लेयरों के तिक्के कबाबी कल जो इनकी, क्योंकि आपको पता है कल पीसीबी के एक प्लेयर का, एक एम्प्लॉय का निकला कोविड पॉजिटिव, लेकिन सुनने में आ रहा है एक नहीं वो 3 लोग हैं, जिसके लिए 3 दिन के लिए उन्होंने अपना जो पीसीबी के ऑफिस है वो। इसमें भी तो कोई दूसरी बात नहीं ना रऊफ साहब, हम फिगर कम बताते हैं, जैसे खवातीन उम्र कम बताती हैं। अब वर्चुअल मीटिंग इनकी कल हुई है फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ। तो उसमें ये डिसाइड किया गया, वेन्यू तो मेरा ख्याल है कि समहाउ लाहौर डिसाइड हो गया, और इन्होंने लाहौर की जो अथॉरिटीज हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनसे भी बात कर ली है। तो उन्होंने भी इनको श्योरिटी दे दी है कि हम आपके मैचेस को कंडक्ट करवा देंगे। अब इस दफा ये है कि जो बायोस्फीयर बबल भी होगा, ये खुद नहीं करें। तो पीसीबी पे काफी तनकीद की जा रही है, और जो अगर हम देखें जिम्मेदारियों के हवाले से तो हर एक बंदा अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। डॉक्टर सुहेल सलीम साहब जो है वो भी कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारी उसकी हो चुकी थी, लेकिन वो भाई निकल गए। अब आप क्या समझते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी क्या वो शफाफ तरीके से होगी या वही मामलात होंगे कि एक पे जिम्मेदारी डाल के और उसी ने रफू चक्कर होना है? देखिए, शेयर नेग्लिजेंस जो है वो तो ऑब्वियसली पीसीबी के पार्ट के ऊपर आती है, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो था। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी सारों की थी, जितने फ्रेंचाइज ऑनर की थी उनकी भी थी, प्लेयर्स की भी थी, जो दूसरे लोग भी शामिल थे उनकी भी थी। बट क्योंकि गवर्निंग अथॉरिटी पीसीबी था तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल तो हम उन्हीं को ठहराएंगे, और बनता भी उनका ही है। अब वो किसी एक प्लेयर, एक बंदे के ऊपर अगर वो इल्जाम लगा दें, ऑब्वियसली वो मेडिकल पैनल की तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। वो इस तरह के पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी बायोस्फीयर बबल 3 दिन का नहीं होता, क्योंकि अगर आज किसी बंदे को कोविड हुआ है तो उसके जो सिम्टम आने शुरू होंगे वो 5 से 7वें दिन के अंदर होंगे, तीसरे दिन नहीं आते। इवन वो 3 दिन के अंदर अगर मैं टेस्ट भी करवाता है तो वो नेगेटिव ही आएगा, 5वें या 7वें दिन जाके उसका पॉजिटिव आना शुरू होगा। तो ये तो एक इतनी बड़ी नेग्लिजेंस थी कि आप पूरी दुनिया के अंदर 10 या 14 दिन का ये कोविड का जो क्वारंटाइन पीरियड होता है 3 कहीं भी नहीं होता। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा भी जो बायोस्फीयर बबल के हवाले से बात कर रहे थे, अब ये इंग्लैंड की कंपनी है
वो करेगी इनका सारा टेक केयर। अब वो जो है पाकिस्तानी लोग इसको नहीं करेंगे, पीसीबी नहीं करेगा इसको। ठीक है। उन्होंने आईपीएल भी अरेंज करवाया था, उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज भी अरेंज करवाई थी। वो आप समझ लें कि एक्सपर्ट इसकी कंपनी है, वो करती ही बायोस्केल बबल को अरेंज करती है, तो वो इसको टेक केयर करेगी और उन्हीं की निगरानी में ये अब जो पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस वो होंगे। मई और सितंबर के अलावा टीम मसरूफ है, तो ये कब किया जा सकता है? मैं वही कह रहा हूँ ना, अप्रैल के अंदर होगा, मई में नहीं हो सकता क्योंकि मई के अंदर आईपीएल की डेट्स आ गई हैं, तो कुछ फॉरेन प्लेयर जो है वो उसमें एंगेज होंगे, वो नहीं आ पाएंगे, वो क्लैश हो जाएगा डेट्स का। दूसरा सितंबर के अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वर्ल्ड कप से पहले, बट उसमें भी एक चीज़ है कि इंग्लैंड ने आना कुछ दिनों के बाद, तो वो भी शायद डिस्कशन में चल रही है। और शायद वाहिद महीना बनता होगा। मेरा ख्याल है कि ये जून में वेदर की वजह से नहीं करेंगे, कोशिश ना, मुझे अब जो लग रही है जो बोर्ड की मीटिंग के बाद कुछ मेरे ज़राए के मुताबिक अप्रैल की ये पहली प्रेफरेंस अप्रैल को देंगे ये। अच्छा, अप्रैल इतना करीब है कि, और खास वैसे आप अप्रैल की बात कर रहे हो इरफान, अगर हम देखें तो उधर भी मामला जो टूर का चल रहा है, अफ्रीका की तरफ ही जाएंगे, तो क्या मामला किस तरह? बस वो यही होगा कि जैसे टूर से वापस आएंगे और उसके बाद ये जो है वो बायोस्फीयर बबल में आ जाएंगे प्लेयर, और साथ ही हो जाएगा क्योंकि सबसे जो वेदर को भी आपको कंसिडरेशन में रखना ना, लाहौर का वेदर या पाकिस्तान का वेदर इतना आसान नहीं है खेलने के लिए, पर्टिकुलरली जो आपके फॉरेन प्लेयर है और आपके कुछ मैचेस आपके तिक्के बोटियों वाली बात और कुछ आपके ऐसे प्लेयर जो है मैचेस हैं वो डे में भी होने हैं। तो इवनिंग वाले तो चले आप मई जून में फिर भी शायद बड़ा मुश्किल है, बट डे में तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अप्रैल की शामें फिर भी जो है थोड़ी बेहतर होती है, मतलब वो भी शुरू के महीनों की, महीने के शुरू की। अच्छा, अब आप ये बताओ कि अप्रैल के महीने में अभी डेट बहुत क्लोज है और कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ावे की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में इतनी फौरी, यानी एक महीने बाद जबकि चांसेस नहीं है कोरोना केसेस कम होने के, इतनी जल्दी वैक्सीन भी पूरी तरह से नहीं होगी, तो वो भी महीना लगता है कोई ऐसे कि जब किया जा सके। अच्छा, उसमें भी कुछ वैक्सीन ऐसी है जो सिंगल शॉट के ऊपर है। हाँ। जो कुछ वैक्सीन जो ऑलरेडी पाकिस्तान में साइनो है जैसे जिसका तजर्बे हुए थे। जी, वो रशियन जो है वो एक शॉट के ऊपर है। स्पुतनिक, जी स्पुतनिक, वो ये है एक शॉट के ऊपर है। जो चाइनीज और फाइजर है वो मेरे ख्याल है प्रॉब्ली 2 शॉट के ऊपर है कि 3 वीक्स के बाद सेकंड शॉट लगाना है। तो जो 2 शॉट वाली है वो तो शायद मेरा ख्याल मुश्किल हो जाएगा। जो एक सिंगल शॉट के साथ लगाई जा सकती है वो एक वर्केबल चीज़ है कि आपके जो भी 250-300 लोग होंगे उनको सिंपली आप एक शॉट के साथ पूरों को कवर कर सकते हो। यानी इरफान, हम क्या बोलें, कब तक मैचेस हो सकते हैं, कब तक जो अवाम का जोश एकदम मान पड़ गया था वो दोबारा से रिवाइव हो सके? 3 दिन का तो गैप अभी उन्होंने बता दिया ना कि 3 दिन के अंदर दोबारा से मीटिंग होगी, फाइनल उस पर एहसान मानी अनाउंस करेंगे। लेकिन जो हम अभी तक के ज़राए हैं उनके मुताबिक मोस्ट लाइकली ये अप्रैल लग रहा है, अप्रैल या सितंबर, लेकिन मोस्ट लाइकली अप्रैल लग रहा है वेदर को कंसिडर करते हुए। इरफान, बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि बर्डन भी ज़्यादा है, तनकीद भी चल रही है पीसीबी पे, साथ साथ अगर हम देखें 27 मार्च को टीम को भी रवाना होना है। अब इन सारे मामलात को इस पे ले आना बड़ा मुश्किल नहीं लग रहा है आपको कि उधर भी टीम जाएगी, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम उन्होंने अप्रैल तकरीबन उधर ही गुजारना है। अब यहाँ पे भी पीएसएल के हवाले से भी काफ़ी, अगर 3 ऐसे फ्रेंचाइज के मालिकान हैं वो भी काफ़ी बरहमी का इज़हार कल की मीटिंग में उन्होंने किया है और उन्होंने सारी जिम्मेदारी पीसीबी पे डाल दी है। अब पीसीबी पर एक तो तनकीद चल रही है, ऊपर से मामलात, इन चीज़ों को एडजस्ट करना कितना समझते हैं मुश्किल होगा? देखिए, ये पूरा मेरा उस दिन भी शायद हम बात कर रहे थे मॉर्निंग शो में कि ये 2009 के जो वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का, ये उसके तरह का एक सेकंड आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि इसमें भी ह्यूमन लॉस का चांसेस है। हमारे साथ सुबह डॉक्टर साहब मौजूद थे, ही सेड कि वी कैन रिलेट इट विद वर्ल्ड वॉर 3। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। 35 लाख लोग इस्तेमाल नहीं हुए। आप देखें ना, आपके जितने फॉरेन प्लेयर पर्टिकुलरली आए हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, उनको सिक्योर करना, उनकी हेल्थ वाइज। इसमें एक और अवसर मुझे कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये आपने देखा कि ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ज्यादा कोविड निकला, फवाद को निकला, गेगरी को निकला। उन्होंने कहा ये 24 घंटे की फ्लाइट लेके आए थे, ठीक है, तो उसके अंदर जब 3 दिन का क्वारंटीन पीरियड इन्होंने कंप्लीट करवा के उनको इंडक्ट कर दिया, तो ये माइट भी पॉसिबल कि वो जो ट्रैवल करके आए थे वो रास्ते में उनको कोविड था, कहीं से वो कैरियर वो बने लेके आए और वो बाकी प्लेयर्स के फिर शूट हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो भाई ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि जो शूट आपने बबल के अंदर ही करवाना था, आपने अब बाद में करवा लें। उस दिन हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, आप शायद अवेलेबल नहीं थे कि इतने ज्यादा फैक्टर थे, शादियां उधर हो रही थी, फिर बालों की कटिंग हो रही थी, फिर सेम मैस यूज हो रहा था, फिर बर्थडेज भी सेलिब्रेट की जा रही थी, फिर उसके अलावा जो आपका ग्राउंड स्टाफ था जो स्टेडियम का,
वो हाउसकीपिंग स्टाफ और तमाम स्टाफ बायोस्फीयर बबल का पार्ट नहीं था। वो पिच पे भी आते थे, वो ड्रेसिंग रूम हर मैच के बाद क्लीन करते थे। तो ये तो वायरस आपको पता है कि यू नेवर नो कौन कब किस टाइम कैरियर बन रहा है, वो लेके आ रहा है। तो ये अब सारे स्टेक होल्डर एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं। फ्रेंचाइज ओनर ने, वैसे कुछ फ्रेंचाइज ओनर ने शुरू में ही बता दिया था कि ये बायोस्फीयर बबल, नदीम उमर की बात करें, सलमान इकबाल की बात करें, तो इन्होंने बहुत अर्ली ये बात कर दी थी कि दुनिया में कहीं भी ऐसा वीक बायोस्फीयर बबल नहीं होता, ये बड़ा वीक है, इसमें प्रॉब्लम आएंगे। और इवेंचुअली वो देखने को आया कि वैसे निकला। और दूसरा जो बात है पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो जावेद अफरीदी ले गए वहाब रियाज और कैप्टन कोच सैमी को, उन्होंने सेल्फियाँ लेते रहे, गाड़ी में लेके निकल गए। फिर दूसरी तरफ देखें तो उनकी तरफ से वो जो एटीट्यूड था वो भी बड़ा वेयर्ड था कि आपकी इतनी बड़ी लीग हो रही है और आपको क्या जरूरत है इस तरह लेके जाने की। तो ये सबकी एक कंबाइन एफर्ट चाहिए थी इसमें, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ा ब्रांड, हमारी सबसे बड़ी कमोडिटी पीएसएल बन चुका है। तो ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जब ये दोबारा इन मैचेस का इनकाद करें या पीएसएल दोबारा हो तो फिर एहतियात की जाए। जो तमाम बातों की निशानदही इरफान ने की है वो दोबारा पेश ना आए, एहतियात की जाए। और हम जो खेल प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान जो खेल प्रमोट कर रहा है और एक पॉजिटिव इमेज जो दुनिया में जा रहा है उसका सिलसिला बरकरार है, उसमें कोई खलल पैदा ना हो। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और मिलवाएंगे आपको एक और मेहमान से। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक और गुड मॉर्निंग पब्लिक में तैयारी मुकम्मल है। हमारे साथ आफ्ताब गिलानी और अब्दुल्ला आसिफ मौजूद हैं और ये दोनों म्यूजिशियंस हैं। तो देखते हैं कि आज यहाँ पर कौन सा जादू चलने वाला है। रऊफ साहब, आपको इंतजार है? मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूँ, खासतौर पर जब इन्होंने बताया कि ये बुलिया हमें सुनाने जा रहे हैं तो मैंने कहा कि इनकी भी देखें किस तरीके से। बुलिया मैंने बहुत लोगों से सुना हुआ है, लेकिन आप लोगों की जो है काविश, अगर अब्दुल्ला साहब माइंड ना करें तो हम फिर अपनी अर्जी डाल सकते हैं। फॉर श्योर। बुलिया का नंबर 2 तो नहीं था, वैसे तो था, मुझे नजर आ गया। ना इट्स ओके यार, लाइक जैसे आप लोग कहे। चले तो फिर पहले शॉट लेते हैं, फिर आपसे बातें भी करेंगे साथ साथ। तो बुलिया, यस, जो बाबा बुल्ले शाह का कलाम है। नहीं, इट्स द सेकंड वन, बट वी गोना इंशाल्लाह लाइक आप लोगों को बहुत मजा आए। ठीक है, बिल्कुल सही। तो फिर हमें मजा आएगा। और सस्पेंस के कौन सा पहले होने जा रहा है? पहले सस्पेंस। शैल वी स्टार्ट? जी जी बिल्कुल जी। बुल्ले नू समझावण आईयां बहना ते बर जाइयां, मन लै बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां। आल नबी औलाद नबी तू क्यों लीकां लाइयां, जेड़ा सानू सईद सादे दोज़ख मिले सजाइयां। बंदिया हो बंदिया, बंदिया हो बंदिया हो बंदिया, बंदिया हो राई साई सभी काई रब दिया बेपरवाइयां, सोनिया परे हटाइयां ते फौजियां ने गल लाइयां। और नबी औलाद नबी तू क्यों लीकां लाइयां, बुल्ले शादी साथ कितनी साथ हो लगाइयां। बंदिया हो बंदिया,
बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, न जाने कब से। पास मेरे है तू हरदम, शब के अंधेरे में साथ मेरे है तू हरदम, उजले सवेरे में। क्या बात है। दिल से धड़कन दिला देना आसान अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमान में। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जुदा होके भी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब मैं ये चाहूंगी कि वन ऑफ माय टीम मेंबर्स टू कम इन do what I instructed you like before. अच्छा, क्या होने जा रहा है? सर मैं ये जो हमारे यहाँ पे अब्दुल्ला आसिफ साहब आए हुए हैं और आफ्ताब गिलानी साहब आए हैं, इनसे दरख्वास्त करूँगी कि ये रिक्वेस्टेड प्ले कर दें अगर। At the spot. Yes, at the spot. I mean let's. Like old days, huh? Yeah. कि बस कर दो। कर दो। कुछ भी कर दो। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, म्यूजिक तुम म्यूजिशियन हो, कर दो। हाँ, प्लीज। Right now? Thank you, thank you. Okay, let's do it. Sit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sir, please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you so much. और अब्दुल्ला प्लीज Thank you. have it with us. अच्छा, कितने तुम कमाल बंदे पाएंगे, वो बंदा नाम ही ले लेता है जिसकी birthday है। अभी अब्दुल रऊफ साहब की आज सालगिरह हम मना रहे हैं और इसी के साथ हम पब्लिक से इजाज़त। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं। अभी के लिए इजाज़त दें, कल दोबारा हाजिर होंगे और आपसे करेंगे बात और मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।